अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आज जो टॉपिक हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया पे बात की थी। अब इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक डोनर से, तो वो क्यों पूछे जाते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि आप उसका पल्स, ब्लड प्रेशर, वेट और उसकी फ़िज़िकली जो अपीयरेंस है, इसी के साथ उसकी एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और टेम्परेचर, ये चीज़ें तो चेक किए जाते हैं। लेकिन बाद में जब डोनर से कुछ क्वेश्चनेयर्स पूछे जाते हैं, एक इंटरव्यू ली जाती है डोनर से और उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली उसी पे ही है। अच्छा, इसमें से जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम उससे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको पहले कुछ बीमारी वगैरह तो नहीं हुई। उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो ये होती है कि जो शख्स डोनेशन के लिए आता है, तो सबसे पहले तो इस बात का तयन करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसे जिन्हें कहलाते हैं, तो वो एक्चुअली अपने अर्ली फेज़ में होते हैं और जब उनका टेस्ट किया जाता है तो बेसिकली वो नेगेटिव रिज़ल्ट दे देते हैं। यानी जब उनकी स्क्रीनिंग की जाती है तो वो नेगेटिव रिज़ल्ट दे देते हैं। और इस जो फेज़ को, जो इसका अर्ली फेज़ होता है, तो इसको बेसिकली कहा जाता है विंडो फेज़। तो विंडो फेज़ में अक्सर यही होता है कि उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है। तो इसका जो पता होता है वो सिर्फ हम हिस्ट्री की वजह से, या अगर उसे हिस्ट्री पूछेंगे तो तभी हमें पता चल सकता है। तो इसलिए हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर के मरीज़ जितने हो गए, इसी तरह अगर किसी को एपिलेप्सी वगैरह है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये सिर्फ हिस्ट्री के ज़रिए ही मालूम की जा सकती है। और इसके अलावा हिस्ट्री के ज़रिए जैसे कि प्रीवियसली अगर उसने कुछ डोनेशन की है ब्लड की, तो उस वक्त अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन आई हुई थी, तो वो भी हमें इस तरह तो पता नहीं चलता। लेकिन जब हम उनसे पूछेंगे, जब उससे क्वेश्चन करेंगे, तो वो बताएगा, तो तभी हमें ये चीज़ें या इसका अंदाज़ा जो है वो अच्छी तरह लग सकता है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हम डोनर से पूछते हैं कि क्या आप आज सेहतमंद महसूस कर रहे हैं, यानी वो फिज़िकली जो है वो फिट है खून कातिया देने के लिए। तो डोनर खून कातिया के दौरान अगर वो तबीयत सही तरह महसूस नहीं कर रहा, तो फिर तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको या कह देते हैं कि आप बाद में आ जाए। सिर्फ ये ना कि हम उसको रिजेक्ट करेंगे, बल्कि उसको कहेंगे कि आप अगले अगले दिन आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए। और बाकी जितने क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे उनमें से अब हम जो है वो एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि अगर उस वक्त उसको तकलीफ़ हो रही है और आपने उससे जो है वो ब्लड डोनेशन भी लेनी है, और अगर ब्लड डोनेशन के वक्त ही उसको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है, तो फिर उसका रोकथाम जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छा, अब जो कुछ क्वेश्चंस जो हम पूछते हैं उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिफ़र करते हैं टेम्परेरीली, यानी जब वो रिकवर हो जाता है तो वो दोबारा ब्लड दे सकता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको जहाँ हम 12 घंटे तक जो है वो कहते हैं कि आप 12 घंटे तक जो है वो ब्लड ना दें, उसके बाद आप दे सकते हैं। और कुछ जो है वो रिकवरी तक जो है वो दोबारा ब्लड दे सकता है। जैसे कि अगर किसी को कफ है स्पुटम के साथ, या उसके उसके साथ उसको फीवर वगैरह हुआ है, तो जब वो बुखार या वो स्पुटम वगैरह आना और ये फीवर उसका ठीक हो जाए, तो दोबारा वो ब्लड दे सकता है। इसी तरह अगर ड्राई कफ है विदाउट फीवर, ठीक है, तो वो फिर एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में आता है। लेकिन अगर ड्राई कफ है और उसके साथ फीवर है, तो फिर ये थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए इस डोनर को हम
टेम्परेली डिफ़र कर देते हैं टिल रिकवरी। इसके साथ अगर किसी को हेडेक हो रहा है, टायर्डनेस हो रही है, लैक ऑफ स्लीप है, वर्टिगो, नौजिया वगैरह इस तरह की सिचुएशंस जो है उसको है या वो बता रहा है, तो फिर उसको 12 घंटे तक जो है वो डिफ़र कर लेते हैं। साथ में अगर किसी को फ्लू या कोल्ड विदाउट फीवर है तो उसको जो है वो टेम्परेली डिफ़र कर देते हैं। वुंड विदाउट पस एंड रेडनेस, तो वो एक्सेप्टेड है अगर पस नहीं है। लेकिन अगर पस है और उसमें रेडनेस है तो फिर जो है जब तक वो वुंड ठीक नहीं हो जाता तो फिर उसके बाद जो है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह फीवर कंट्रोल विद मेडिसिन ऑन द डे ऑफ डोनेशन, तो फिर जब तक उसकी रिकवरी नहीं होती उस वक्त तक जो है वो टेम्परेली डिफर है। फीवर कंट्रोल्ड विदाउट मेडिसिन फॉर मोर देन 3 days फ्रॉम डेट ऑफ डोनेशन, तो फिर वो एक्सेप्टेड है। इसी तरह स्किन डिजीज ऑफ एनी टाइप बट एंटी क्यूबिटल एरिया इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो हमें ब्लड ही लेना होता है, तो अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो एक्सेप्टेड है। इसी तरह स्किन डिजीज ऑफ एनी टाइप विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटी क्यूबिटल एरिया, तो अगर वो एरिया ही आपका प्रॉब्लम कर रहा है या उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो फिर उसको जो है उस रिकवरी तक हम उससे ब्लड नहीं ले सकते। इसी तरह डायरिया हुआ या डिहाइड्रेशन हुआ तो तब जब तक वो ठीक नहीं हो पा रहा होता तो तब तक हम उसको जो है वो डिफ़र में ही काउंट करते हैं, वो डिफ़र ही होगा। अच्छा, अब जो दूसरी बात है कि उससे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। एक और क्वेश्चन जिसमें है, आजकल आप कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें अब इसकी इम्पोर्टेंट क्या है कि एज अ प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़, तो फिर वो क्या है कि वो एक्सेप्टेड है। लेकिन एज अ ट्रीटमेंट मेजर अगेंस्ट एनी डिजीज़, तो फिर वो उस क्राइटेरिया में आ जाता है कि वो टेम्परेली डिफर है, टिल 10 days तक जो है वो डिफर हो जाएगा। नॉट अवेयर ऑफ द रीज़न फॉर ड्रग इनटेक, अगर कोई ऐसा बंदा आया हुआ है जिसको अपने मेडिसिन के बारे में या ड्रग के बारे में पता नहीं है लेकिन वो ले रहा है, वो कोई कह रहा है कि हाँ दवाई मैं खा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस या आंसर्स आपको आ सकते हैं। तो या मैंने दवाई खाई हुई थी, पता नहीं कौन सी दवाई थी, तो फिर उसको जो है वो हम 10 दिन के लिए भी उसी खाते में डाल लेंगे कि टेम्परेली डिफर हो जाएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो एस्पायरीन क्या होता है। तो एस्पायरीन के लिए हम स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपने एस्पायरीन या कोई ऐसी दवा जिसमें एस्पिरिन हो इस्तेमाल की है। तो उसका फ़ायदा क्या है कि बेसिकली ये जो एस्पायरीन है, एस्पायरीन के इस्तेमाल करने से जो प्लेटलेट का फंक्शन है वो कम हो जाता है और जो प्लेटलेट यूनिट है फिर वो उसका मकसद जो है वो नहीं पा रहा होता क्योंकि वो नाकारा हो जाता है। सो डोनर एलिजिबिलिटी के अंदर एस्पायरीन और एनी मेडिसिन कॉन्टेनिंग एस्पायरीन ऑल्दो डू नॉट डिक्रीज द प्लेटलेट, याद रहे कि ये प्लेटलेट काउंट को डिक्रीज नहीं करता लेकिन प्लेटलेट फंक्शन को है वो अफेक्ट करता है। अब अगर ये क्वेश्चन जो है ये हमने पूछ लिया, हम तो क्योंकि डोनर से हम सिर्फ यही पूछेंगे कि एस्पायरीन आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे, बाकी ये जितनी चीज़ें हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि एस्पायरीन के इस्तेमाल से होता क्या है। तो उसमें से जो इन केस ऑफ फैमिली डोनर एंड देयर इज रिक्वेस्ट ऑफ होल ब्लड डू नॉट मेक प्लेटलेट प्रोडक्ट, तो कंडीशनल जो है ये एक्सेप्टेंस के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर इफ द रिक्वेस्ट इज मेगा यूनिट प्लेटलेट, कि अगर वो मेगा यूनिट प्लेटलेट दे रहा है, एफेरेसिस डोनर है वो, तो फिर उसको हम एक्सेप्ट करेंगे लेकिन 36 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन ऑफ एस्पायरीन, ठीक है। तो 36 आवर के लिए जो है वो बैन हो जाएगा, बाकी उसके बाद जो है वो फिर ब्लड डोनेशन दे सकता है सॉरी। अच्छा, अब तीसरा जो पॉइंट है इसमें यह है कि इफ प्लेटलेट प्रोडक्ट इज टू बी मेड फ्रॉम होल ब्लड, तो उसके लिए भी यही क्राइटेरिया है कि एक्सेप्ट द डोनर 36 और आफ्टर इंजेक्शन ऑफ एस्पायरीन। तो ये था एस्पायरीन की इंपॉर्टेंट ब्लड डोनेशन के अंदर कि क्यों जो है वो उसको हम टेम्परेरी जो क्वेश्चन है फिर उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ डोनर गिव हिस्ट्री ऑफ वर्टिगो और नोजिया वोमिटिंग आफ्टर ब्लड डोनेशन, तो फिर वो एक्सेप्ट है और उसको बस थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है कि फिलबॉटमिस्ट या जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट है या जो नर्स है वो वहाँ पे उसके साथ खड़ा होगा या खड़ी होगी और उसको देखते रहेंगे कि कोई उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद अगर हिस्ट्री ऑफ वर्टिगो है, डिजनेस आफ्टर फर्स्ट ब्लड डोनेशन बट रिमेन्स वेल ऑन सब्सिक्वेंट ब्लड डोनेशन, तो फिर वो एक्सेप्टेड है। और अगर फिर हिस्ट्री ऑफ फेंटिंग है तो फिर भी वो एक्सेप्टेड है लेकिन उसको फिर भी अटेंशन जो है वो चाहिए होती है।
अच्छा, अब ये बात आती है कि क्या आपने पिछले 2 माह में खून का अतिया दिया है? तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि खून का अतिया देने के बाद यानी कि डोनेशन करने के बाद दोबारा डोनेशन अगर आप देंगे तो दौरानिए के लिए जो वक़्त दरकार होता है बेसिकली, तो वो जिस्म की खोई हुई मिकदार जो है खून को पूरा कर सके, ठीक है? यानी कि वो जो ड्यूरेशन होती है उसमें आपके खून का मिकदार, आपके ब्लड का मिकदार जो है वो कम हो चुका होता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है। और जो एफडीए या जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि हीमोग्लोबिन की रिकवरी के मुतालिक होती है, तो उनको पूरा करना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो अगर उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि हैड डोनेट होल ब्लड इन द लास्ट 2 मंथ्स एंड नाउ वांट टू डोनेट होल ब्लड अगेन। तो क्योंकि वो अब क्राइटेरिया में पूरा नहीं हो रहा आ रहा, तो उसको 2 महीने के लिए आप जो है वो टेम्परेली डिफ़र कर दें। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो दोबारा वो ब्लड डोनेशन दे सकता है। हैड डोनेट होल ब्लड इन द लास्ट 2 मंथ्स एंड नाउ वांट टू डोनेट मेगा यूनिट। तो ये जो है अब डिफ़र होगा टेम्परेली 2 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ डोनेशन। तो ये भी AABB का जो है वो रेफरेंस है पेज नंबर 129 के ऊपर। उसके बाद जो है वो हैड डोनेटेड मेगा यूनिट एंड नाउ वांट टू डोनेट होल ब्लड। तो ड्यूरेशन जो है वो 3 दिन कम है, तो डिफर टेम्परेली टिल 3 डेज फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट डोनेशन, ओके। और अगर हैड डोनेटेड मेगा यूनिट एंड नाउ वांट टू डोनेट मेगा यूनिट अगेन, तो ड्यूरेशन जो है वो फिर लेस देन 3 डेज है, तो फिर ये जो है वो डिफर टेम्परेली टिल 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट डोनेशन उसको काउंट किया जाएगा। अच्छा, साथ में जो मेगा यूनिट के लिए जो पॉलिसी है तो वो क्या है बेसिकली कि हैड डोनेट मेगा यूनिट एंड नाउ वांट टू डोनेट होल ब्लड। तो ड्यूरेशन जो है वो 3 दिन से अगर ज़्यादा है तो एक्सेप्टेड है, ओके। और अगर हैड डोनेटेड मेगा यूनिट एंड नाउ वांट टू मेगा यूनिट अगेन, ओके, एक दफ़ा दिया है लेकिन अब दोबारा जो है वो मेगा यूनिट दे रहा है, तो फिर भी उसका ड्यूरेशन जो है वो कम अज़ कम जो है वो 3 दिन से जो है वो ज़्यादा होगा। ये सेम ही है, तो दोबारा क्राइटेरिया जो है वो यही है कि डोनेशन मेगा यूनिट के लिए जो डोनेशन है वो एटलीस्ट 3 डेज से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास कुछ वैक्सीन्स होती है और अक्सर लोग जो है वैक्सीनेशन करते हैं, तो हम उनमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि आपने पिछले 3 माह में कोई वैक्सीन वगैरह लगवाई है? की वजह से डोनर के कुछ टेस्ट जो है वो फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन हो गया। लिहाजा इसका कुछ दौरानिया जो है वो जो टाइम पीरियड होता है जिसमें खून को डोनेट जो है वो नहीं करना चाहिए, तो ये भी रेफरेंस्ड है। और ये भी हमारे पास यूनाइटेड किंगडम ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज जो है वो पेज नंबर 56 और 57 पे जो है वो आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, अब एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें से हमारे पास नीडल स्टिक इंजरी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो नीडल स्टिक इंजरी है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी इम्पॉर्टेंस की वजह ये है कि अगर डोनर ने रीपैक या इस्तेमाल शुदा जो सिरिंज है उसका इस्तेमाल किया हुआ है, तो फिर ये बात बड़ी टेंशन की हो सकती है कि कोई इंजेक्शन एजेंट यानी हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या HIV मुंतकिल ना हो गया हो, ठीक है, क्योंकि बात जो है अब डाउट पे आ चुकी है। इस हवाले से जो है वो 3 महीने का अरसा उसके लिए दरकार है कि तमाम वायरसेस है जो खून के ज़रिए ट्रांसमिट होते हैं, इनमें से कोई हेपेटाइटिस सी का सबसे लंबा जो विंडो पीरियड होता है जो कि 90 डेज़ है, तो इसीलिए उसको उतने दिन तक जो है वो डिफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह जो नीडल स्टिक इंजरी है तो सेम उसके लिए भी यही है कि अगर नीडल स्टिक इंजरी हुई है स्पेसिफिकली लैब के अंदर अगर उसको हुई है, तो फिर उसमें भी आप जो है वो यही क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करेंगे। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास टैटूज़ होते हैं या पियर्सिंग होती है, ठीक है, तो एक्चुअली जो टैटूज़ बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उनके जो आलात होते हैं उसकी नीडल तब्दील नहीं की जाती, अक्सर जो है उसकी नीडल तब्दील नहीं की जाती, तो ये बात जो है ये फिर ख़तरा हो सकता है, क्योंकि ये भी उस क्राइटेरिया में आ जाता है कि हो सकता है ये भी कोई इस तरह का जरासीम जो है वो यहाँ पे मुंतकिल हो गया हो, हेपेटाइटिस बी सी या इवन HIV वायरस जो है वो मुंतकिल हो गया हो, तो बात जो है वो फिर एम्बिग्विटी में आ जाती है। तो डाउट के लिए जो है उसको भी हम फिर
क्या कर देते हैं, वक्ती तौर पे उसको हम रिजेक्ट कर लेते हैं या उसको डिफ़र जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया होगा फिर जैसे कि टैटूज़ अगर किसी ने बनाए हुए टैटू वगैरह, तो वो डिफ़र हो जाएगा टेम्परेली 3 मंथ्स के लिए। लेकिन अगर टैटू जो है रिमूव किया हुआ है तो फिर सेम वही क्राइटेरिया है कि डिफ़र टेम्परेली टिल 3 मंथ्स। नीडल के पैर्सिंग के जो हुई है अगर घर में हुई है तो फिर वो डिफ़र होगा टेम्परेली। लेकिन अगर जो है वो पैर्सिंग हुई है एयर या जो उनके लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं जिसे एयर गन बोलते हैं, ठीक है, तो फिर वो एक्सेप्टेड है। और वुंड अगर ड्राई है, ठीक है, उसमें कोई पस वगैरह नहीं हुआ तो फिर ये एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर पस है और वहाँ पे रेडनेस आई हुई है या बैंडेज जो है वो चढ़ा हुआ है वहाँ पे, तो जब तक वो पस ठीक नहीं होता उस वक्त तक जो है ये डिफ़र कहलाएगा। अब बात आती है कि जो दांतों का काम करवाते हैं यानी टूथ एक्सट्रैक्शन जो करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास यही क्राइटेरिया है, क्योंकि उसमें भी जब हम काम करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपने स्टरलाइजेशन टेक्निक जो है वो सही तरह यूज़ नहीं की हो, या अगर स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज़ की हो लेकिन फिर भी एक डाउट जो है वो रहता है, तो इसीलिए आप हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और HIV या कोई और इस तरह के वायरस जो है उसकी रोकथाम के लिए आप भी इस पेशेंट को जो है वो टेम्परेली डिफ़र करते हैं तकरीबन 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मेडिकेशन यूज़ फॉर डेंटल पर्पस और ब्रेसेस वगैरह जो है वो लगाए हुए हैं विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंटेशन, ओके, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ नहीं हुआ, तो तब जो है वो फिर ये डोनर जो है ये भी एक्सेप्टेड क्राइटेरिया में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो सर्जरी की होती है, ठीक है। तो अगर सर्जरी के बाद एक खदशा यही है कि कोई बीमारी या इन्फेक्शस एजेंट जो है वो मुंतकिल ना हो गई हो, इसीलिए 6 माह के बाद जो है वो डोनेशन की जाती है। तो हिस्ट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्जरी इन लेस देन 6 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन तो डिफर टेम्परेली टिल 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ सर्जरी, यानी कि अगर 6 महीने पहले उसने ड्यूरेशन जो है वो कोई सर्जरी की हुई है तो मज़ीद 6 महीनों के लिए जो है उसको बैन कर दिया जाएगा, वो डिफ़र हो जाएगा, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हिस्ट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्जरी इन मोर देन 6 मंथ है, ठीक है, तो फिर वो क्राइटेरिया के अंदर फॉल हो जाएगा और वो जो है वो फिर एक्सेप्टेड डोनर कहलाएगा। अच्छा, अब क्या आपको पिछले 1 साल में मलेरिया हुआ है? तो ये क्वेश्चन जो है क्योंकि जो पैरासिटिक मलेरिया जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, इलाज मुकम्मल होने के बाद एक अरसे तक जो है वो एक आपके जो लीवर है उसमें बैठा हुआ होता है और बार बार उसको इन्फेक्शन बनने का जो है वो सबब बन सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो उसको तकरीबन 1 साल के लिए जो है वो डिफ़र कर देते हैं कि क्योंकि ये पैरासाइट जो है वो दोबारा क्योंकि यहाँ से तो वो चला गया है, लेकिन ऐसा ना हो कि रेड सेल के अंदर वो चला गया हो और वहाँ पे जो डोनेशन हो गई है जो मरीज़ को, तो उसको कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना कर सके, उसको कोई हम मलेरिया ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहे। तो कंडीशन जो है वो ये हो जाएंगी इन केस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मलेरिया, तो 1 ईयर तक जो है वो आप उसको बैन कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हिस्ट्री ऑफ मलेरिया मोर देन 1 ईयर तो वो फिर एक्सेप्टेड क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर डेवलप्ड फीवर बट रीज़न नॉट नोन, तो फिर भी मलेरिया उसको हुआ है लास्ट टाइम लेकिन उसको फिर भी बुखार आ रहा है, तो उसके बाद जो है वो भी उसी क्राइटेरिया में आ जाएगा, क्योंकि अब फिर एम्बिग्विटी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो डाउट के बिना पे हम उसको जो है वो 1 साल के लिए जो है वो बैन कर सकेंगे, तो डिफ़र हो जाएगा टेम्परेरी फॉर 1 ईयर। ओके, नाउ जो हम एक्चुअली जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफ्यूजन तो एक पेशेंट को हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर वो ठीक हो चुका है तो उसके लिए अगर उसको पैक्ड सेल या प्लेटलेट या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज हो चुके हैं तब भी वो जो है वो डिफ़र टेम्परेली होगा 1 साल तक जब उसको ट्रांसफ्यूजन हुई थी। और उसकी वजह यही है कि जो उसको ट्रांसफ्यूजन हुई है तो ऐसा ना हो, ठीक है, यहाँ पे फिर हम जो है वो उसमें डाउट पे बात रख रहे हैं कि कोई इन्फेक्शन एजेंट जो है वो मुंतकिल ना हो गया हो, तो इसीलिए 1 साल के बाद जो है वो उससे हम दोबारा डोनेशन ले सकते हैं, लेकिन 1 साल तक जो है उससे हम डोनेशन नहीं ले सकते।
अच्छा, अब जो एक और जरासीम है जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस का अगर कोई पेशेंट है इस तरह, तो ट्यूबरकुलोसिस के जो जरासीम है वो इलाज मुकम्मल होने के बाद भी जिस्म में मौजूद रह सकते हैं और ये भी सलाहियत रखते हैं दोबारा ज़ाहिर होने के, तो ज़्यादा वक्त लेते हैं ये। और इसीलिए जिस तरह मलेरिया जो था वो 1 साल तक के लिए टेम्परेली जो है वो डिफ़र था, लेकिन जो टीबी है तो ये 2 साल का वक्फ़ा इसके लिए दरकार होता है। तो अगर जरासीम रह गए हो तो ज़ाहिर हो जाएंगे, अगर नहीं है तो कम्प्लीटली जो है वो रिकवर हो जाएगा। इसीलिए अगर वो ट्रीटमेंट ले रहा है उसी वक्त, ठीक है, तो उसको हम 2 साल के लिए जो है वो डिफ़र कर लेते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ कम्प्लीशन। तो कम्प्लीशन के बाद जो है वो 2 साल के लिए डिफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर लेस देन 2 ईयर्स सिंस कम्प्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, तो टेम्परेली डिफ़र टिल 2 ईयर आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ कम्प्लीशन। और अगर मोर देन 2 ईयर सिंस कम्प्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, तो फिर उसके बाद अगर कोई उसको बुखार वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, वो ठीक है, यानी कि टीबी के कुछ उसमें साइन सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, तो इट्स मीन कि वो अब एक्सेप्टेबल डोनर है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो रेफरेंस है वो भी आपको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के पेज नंबर 96 और 97 पे जो है आप मज़ीद डिटेल इसकी देख सकते हैं। यहाँ पे ये बात है कि अगर आपको पिछले 1 साल में आपको हार्ट डिजीज़ या लंग्स या डायबिटीज़ या कोई ऐसी बीमारी हुई है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? तो ये सवाल डोनर की हिफाजत के लिए पूछा जाता है बेसिकली, क्योंकि खून को डोनेट करने के बाद जो वॉल्यूम कम हो जाता है उसको कंपनसेट करने के लिए जो नालियाँ सिकुड़ती है ताकि दौरान खून सही तरह बहाल रह सके। तो ब्लड प्रेशर के जो मेडिसिन होते हैं जिनको बीटा ब्लॉकर्स या जो डायरेटिक्स जो है वो कहा जाता है, इस रद्द-ए-अमल को या तो कम कर देती है या ख़त्म कर देती है, जिनकी वजह से डोनर जो है वो फेंट हो जाता है। तो ड्यूरिंग डोनेशन जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट हो गए या इस तरह के जो पेशेंट हो गए उनसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मिसहैप हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस है, जैसे कि लेट्स सपोज पहला है कि एस्थमा का अगर पेशेंट है लेकिन वो स्टेबल है, 1 हफ्ते से वो बिल्कुल स्टेबल है, तो ये फिर एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है। इसी तरह अगर लंग डिजीज़ या अदर देन एस्थमा कोई है तो वो फिर कम्प्लीटली जो है वो डिफ़र हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर एंजियोग्राफी जो है उसकी हो चुकी है तो डिफ़र टेम्परेली टिल 3 मंथ्स। सफ़र्ड फ्रॉम टाइफाइड और डेवलप्ड टाइफाइड, तो ये भी हमारे पास 1 साल के लिए जो है वो डिफ़र हो जाएगा। ओके, अब अगर पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर and who are taking only beta blockers and diuretics and their blood pressure is controlled, तो तब ये क्राइटेरिया जो है वो उस पर पूरा उतरेगा और ये एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है। लेकिन पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और एनी काइंड ऑफ हार्ट डिजीज और दोज डोनर हु आर टेकिंग मेडिकेशन other than or along with beta blockers and diuretics for high blood pressure, तो ये हमारे पास जो है ये डिफ़र परमानेंटली हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास डेंगू फीवर है तो ये डिफ़र हो जाएगा टेम्परेली टिल रिकवरी। रिकवरी का मतलब ये है कि उसको डेंगू फीवर के कोई साइन सिम्टम्स तो नहीं है, उसके प्लेटलेट्स काउंट कंप्लीट है, तो पूरे हो चुके हैं, 1,50,000 से अबव आ रहे हैं। इफ़ डोनर इज़ टेकिंग मेडिकेशन फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पेशेंट है, ये जो डोनर है, ये डिफ़र हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, इफ़ डोनर इज़ टेकिंग मेडिकेशन फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस, और इफ़ डोनर इज़ नॉट टेकिंग मेडिकेशन फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड शुगर इज़ विद इन लिमिट विद डाइट कंट्रोल, ओके, तो देन उस वक्त जो है हम एक डायबिटीज़ पेशेंट से जो है वो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया के अंदर वो आ सकता है। हम एक डायबिटीज़ पेशेंट से भी ब्लड ले सकते हैं, लेकिन अगर मेडिकेशन ले रहा है और डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो फिर वो कम्प्लीटली जो है वो डिफ़र हो जाएगा, डिफ़र परमानेंटली हो जाएगा। बाद में जो है वो एज ए नॉर्मल रिस्पांस आफ्टर ब्लड डोनेशन ब्लड वेसल्स गेट कंट्रैक्टेड एंड हार्ट रेट इंक्रीज। तो ये वही बात है जो स्टार्ट में मैंने कही कि उनकी जो
बीटा ब्लॉकर्स है, जो डायरेटिक्स है, उनका एक फंक्शन होता है। तो ये वही बात है जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में कह दी है। अच्छा, अब और क्वेश्चंस हम पूछते हैं। जैसे कि जिसको एपिलेप्सी होती है, तो एपिलेप्सी के मरीज़ में खून का अतिया देने के बाद या खून डोनेशन के दौरान जो ऑक्सीजन की कमी वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से उसको दोबारा से एपिलेप्सी का जो अटैक है वो हो सकता है। इसी तरह कैंसर, और स्पेशली जितने ब्लड कैंसर है, तो डोनर मुकम्मल इलाज के बाद भी उसको उसके अंदर जो है वो कैंसर सेल्स हो सकते हैं मौजूद हो, क्योंकि अब भी ये बात जो है वो फिर डाउट में चली जाती है और हम डाउट को कम्प्लीटली जो है वो उसको क्रॉस लगा लेते हैं, तो इसीलिए वो मुंतकिल होने का सबब बन सकता है। ओके, तो एनी इंडिविजुअल हु हैव एवर डेवलप्ड एपिलेप्सी एंड टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी, तो यहाँ पे फिर वो क्या हो जाएगा, डिफर परमानेंटली हो जाएगा। इसी तरह इफ एन इंडिविजुअल इज नॉन केस बट हैज़ नॉट डेवलप्ड एपिलेप्टिक फिट्स एंड द past few years and he or she is not taking treatment for that, तब भी वो डिफर हो जाएगा परमानेंटली। और अगर if an individual has ever developed cancer, तो तब भी वो हमारे पास डिफर हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन which sometime not asking from the donor as well, and even we have some restriction on this question, that we can ask this very easily or in a friendly way. So these are the question and word behind these. So if a person has extramarital relationship, not with a prostitute but with a partner whose hepatitis B, C or HIV status is not known, that what the action will be taken. So that donor will be temporarily differ for 3 months. Okay, and in a case of relationship with a prostitute, so that would ultimately differ permanently. And if a person has a marital relationship with a patient of hepatitis B, C or HIV, okay, so that donor will also be permanently differ. So these are the important questions, and take blood from them. ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हम पूछते हैं डोनर से, लेकिन इसके पीछे वजह क्या होती है। तो एक्चुअली आज जो पूरा लेक्चर था वो इसी पे था, बहुत डिटेल लेक्चर था। उम्मीद है कि सारा आप सुन चुके होंगे। ये ना सिर्फ आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है। तो थैंक यू वेरी मच। तनवीर ज़ारा को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।